Welcome to SS Inter College Kanakpur Prayagraj. I have presented to teach you online classes. Students, I taught you about tenses. मैं आप लोगों को टेंस के विषय में पढ़ा दिया हूँ. अब इसके बाद देखिए, जब आप लोग अपनी टेंथ की बुक देखेंगे तो जहाँ से ग्रामर का पार्ट शुरू है, जहाँ से ग्रामर की शुरुआत है, वहीं से आप देखेंगे पहला ही आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है. क्या है ये, क्या लिखा है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य के भेद. क्या होगा स्टूडेंट, वाक्य के भेद. ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है. तो सेंटेंस तो देखिए आपके कई प्रकार के होते हैं. पहली बात तो यहाँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लिखा है, जैसे व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस क्या है, जो कंप्लीट सेंस दे, जो कंप्लीट भाव दे, पूर्ण भाव प्रकट करता है, वही हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है. क्योंकि लेटर को मिलाकर वर्ड बनता है, वर्ड को मिलाकर क्या बनता है, शब्द बनता है. आप ये भी जान लीजिए लेटर मीन्स क्या होता है. जैसे लेटर शब्द लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि लेटर माने होता है पत्र. ये लेटर है, ये लेटर का अर्थ होता है अक्षर. क्या होता है, लेटर मीन्स अक्षर होता है. और लेटर में कौन आता है, जो मैंने कहा है कि स्वर और व्यंजन आता है, अर्थात जिसको हम कहते हैं वावेल एंड कॉन्सोनेंट, वो हमारे लेटर में ए से लेकर जेड तक जो आएगा आपका ये लेटर होगा. देख रहे हैं, ए से जेड तक, फ्रॉम ए टू जेड क्या होगा, लेटर होगा. तो लेटर को क्या कहते हैं, अक्षर. तो क से य तक कहें, चाहे ए से जेड तक, तो इंग्लिश में आपका ये ए से जेड तक जो होगा आपका लेटर होगा, अर्थात अक्षर. लेटर भी दो प्रकार का होता है. इसको आप लोग जिसे कहा है कि वर्णमाला कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं. तो वर्णमाला में इंग्लिश में कह रहे हैं कि दो प्रकार का होता है. एक वावेल होता है, कॉन्सोनेंट. तो वावेल की संख्या आपकी 5 है, ए ई आई ओ यू, ये आपका वावेल हो गया. अब बाकी माने करें 5 है ये, तो ये 5 आपका वावेल हो गया. 21 आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट. ए के बाद बी, सी, डी, ई छोड़ दीजिए, फिर एफ से एफ, जी, एच, आई, फिर आपका आ गया आपका वावेल में जे, के, एल, एम, एन, फिर ओ को छोड़ दीजिए, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, यू को छोड़ दीजिए, फिर यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. इसका मतलब है जो 5 आपका होगा वह आपका वावेल होगा. और कुल कह रहे हैं कि लेटर में कुल अल्फाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं. 26 में जब 21 5 महीने वावेल निकाल दिए तो बचा कितना, 21 आपका कॉन्सोनेंट होगा. तो कह रहे हैं कि वावेल और कॉन्सोनेंट मिलाकर के आपका क्या बनेगा, वर्ड. तो वर्ड कैसे देखिए, और जो कंप्लीट वर्ड बनता हो, जिसको सार्थक कहते हैं, सार्थक शब्द होना चाहिए. सार्थक में शब्द में क्या, जैसे कोई भी सेंटेंस, कोई भी शब्द लेते हैं, जैसे कैट है, CAT कैट, BAT बैट, RAT रैट. जैसे कहा बुक, बॉय, पेंसिल, ये सब क्या है आपके वर्ड है. लेकिन बने किससे, वावेल और कॉन्सोनेंट मिलाकर. देखिए वावेल है, सी जो है आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, ई क्या है, वावेल है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट. ये 3 अक्षर से मिलाकर बन गया, और ये भी 3 अक्षर से मिलाकर बन गया. इसी को हम क्या कहेंगे, वर्ड. तो आप जरूर, मैंने कहा इस चीज को जरूर जानकारी में रखेंगे, समझेंगे. ए से जेड तक जो आएगा उसको लेटर बोलते हैं, और वावेल कॉन्सोनेंट को मिलाकर हम वर्ड कहते हैं. और वर्ड से आपका क्या बनता है, सेंटेंस. क्या बनता है स्टूडेंट, सेंटेंस. तो सेंटेंस भी माने कर रहे हैं कि कंप्लीट भाव देता है, एक सही अर्थ निकलता है इससे. तो सेंटेंस इज व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, 5. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के. सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे, 5. कौन कौन है, आप मौखिक रूप से समझ लीजिए, ओरल समझ लीजिए. फर्स्ट हमारा जैसे है असर्टिव सेंटेंस, और सेकंड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और फिफ्थ क्या है आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो जान लीजिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो देखिए आज हम जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, जो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है,
या इंट्रोगेटिव है, जब हम करें उसका पार्ट करेंगे, अलग अलग करेंगे। इसीलिए यहाँ पे मैं आज पढ़ाना आपको शुरू कर रहा हूँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, अर्थात करें वाक्य के प्रकार। वाक्य में मैं कर रहे हैं कि वाक्य के भेद, तो मैंने आपको वाक्य के भेद बता दिया। अब उसी में देखते हैं बाय रीऑर्डरिंग सेंटेंस आता है। आप ग्रामर में ट्रांसलेट में आप 9th वाले पेपर में देखे होंगे, 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक आता है और 1 से लेकर 9वां क्वेश्चन तक आपका होता है जो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री का होता है, और जो 10वां क्वेश्चन होता है यहीं से आपका ग्रामर का शुरुआत है। तो क्वेश्चन संख्या 10 का ए जो होता है बाय रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस कंप्लीट करना पड़ता है, अर्थात जो भी सेंटेंस कर रहे हैं कि तितर बितर है, शब्द तितर बितर रहते हैं, अलग अलग है, तो हम एक ग्रामर के दृष्टि से उसको कंप्लीट करते हैं। तो जब कंप्लीट करते हैं तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के माध्यम से कंप्लीट करते हैं, तो उसमें हमारा होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखिए मैंने इस बात को कहा है कि सेंटेंस बहुत आप लोग ट्रांसलेट किए, लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट के विषय नहीं समझे, आप उसको करेंगे कैसे। देखिए सेंटेंस में जो हमारा पार्ट है ये देखिए 2 प्रकार का होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या लिखा है स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट लिखा है और ये क्या लिखा है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट माने आपका होता है उद्देश्य और सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। वैसे तो मैंने कहा है कि अर्थ बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट माने होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय। क्या होगा, विधेय। देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट कोई भी सेंटेंस एक हम लेते हैं, जैसे अगर यही हो जाए कि राम गोज टू आगरा, राम गोज टू आगरा है। अगर इसी सेंटेंस में कह दिया जाए कि इसको पार्ट अलग करिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिवाइड करिए, तो जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आप डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो राम इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, और गोज टू आगरा क्या है, आपका प्रेडिकेट है। देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको यही अलग। अच्छा हमारे स्टूडेंट कुछ और भी हैं, लगभग 50% तो समझते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट को समझ नहीं पाते हैं। सब्जेक्ट का शुरुआत होगा कहाँ से और प्रेडिकेट का शुरुआत कहाँ से होगा, तो आज इसका मूल मंत्र जान लीजिए। सब्जेक्ट का आपका शुरुआत होता है वर्ब से पहले, वर्ब से पहले जो हमारा आएगा वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब जहां से वर्ब का शुरुआत होगा वही हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। तो वर्ब में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जो हम वर्ब को पहचान भी नहीं पाते हैं। वर्ब में क्या है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही है, जैसे गोज लिखा है, रीड्स होता, रन्स होता, कंप्लीट्स होता, तो माने जहां से वर्ब, तो ये माने वर्ब का फर्स्ट टर्म उसमें ऐसे लगा हुआ है। गो अगर करके देता, वेंट अगर होता माने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता, तो माने इसको प्रेडिकेट ही माना, यहीं से प्रेडिकेट मान लिया जाता। बाकी इसमें जो आपका शेष बचता है जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, अर्थात को 24 हेल्पिंग वर्ब आपके हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से इज, एम, आर, वाज, वेयर, और क्या है, हैव, हैज, फिर उसके बाद हैड है, डू, डज, डिड है, शैल, विल है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट। अगर इससे शुरुआत है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, जितनी भी हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब आते हैं तब तो आपको पहचानने में एकदम सरल है कि आप उसको पहचान लेंगे कि यहीं से हमारा प्रेडिकेट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तब मेन वर्ब चाहिए। इसको करने के लिए हमको करना क्या है, बस यही पहचानने के लिए है कि जहां से वर्ब का शुरुआत होता है वो पूरा जितना भी शब्द रहेगा वो प्रेडिकेट होगा, और वर्ब से पहले जो भी आएगा चाहे जितना बड़ा भी हो वो आपका होगा सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट के यहाँ टाइप दिए हैं कि सब्जेक्ट टाइप क्या है, माने जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा कर्ता है, ये कितने प्रकार के। देखिए पहले सब्जेक्ट 2 प्रकार का, इसका पार्ट किया गया, इसका डिवाइड किया गया। तो 2 प्रकार में क्या है, पहले क्वालिफायर है और उसके बाद हेडवर्ड। सब्जेक्ट 2 प्रकार का, क्वालिफायर, हेडवर्ड। अब देखिए क्वालिफायर भी 2 प्रकार का है। क्वालिफायर में क्या है, पहला जैसे डिटरमाइनर है, और उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, यहाँ हेडवर्ड भी आ जाएगा। तो देखिए क्वालिफायर आपका 3 प्रकार का। डिटरमाइनर में शब्द क्या होते हैं, जैसे मैंने डिटरमाइनर बहुत कुछ बता दिया कि डिटरमाइनर है, लेकिन डिटरमाइनर आप पहचान नहीं पाए। डिटरमाइनर में क्या होगा, जिससे आप लोग जानते हैं क्या करते, आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल ए एंड द आता है, तो ये डिटरमाइनर हुआ। दिस, दैट, दिस, दोज, माई है, योर है, हिज है, हर है, फ्यू है, अ फ्यू है, द है, और लिटल है, द लिटल है, तो ए लिटल है। तो जब आएंगे तो ये डिटरमाइनर माने जाते हैं।
एडजेक्टिव में आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, एडजेक्टिव में सब कुछ आ गया, जैसे बैड माने खराब, गुड माने अच्छा, और ब्यूटी माने सुंदर, ब्यूटीफुल में सुंदर। तो ये क्या है, आपके एडजेक्टिव हो गए। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब जैसे कहते हैं इन द सिटी, इन द ट्री, अगर यहाँ पर क्या है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया। अभी देखिए यही सब्जेक्ट पार्ट में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि इसमें टेबल होता है। और टेबल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग टेबल मीन्स क्या जानते हैं, टेबल मीन्स आप लोग जानते हैं पहाड़ा, टेबल मीन्स होता है तालिका, टेबल मीन्स पहाड़ा होगा, और टेबल मीन्स क्या होता है, तालिका। तालिका का मतलब होता है जो जिसमें मैंने कहा कि सेंटेंस को सेट करके दिखाया जाता है अलग से, वो हमारा टेबल होता है। और जैसे कहते हैं टाइम टेबल, उसको समय सारणी बोलते हैं। तो टाइम जब टेबल में बताएंगे हम, तो इसमें देख रहे हैं कि 8 या 9 प्रकार का आपका क्या होगा, टेबल बनेगा सब्जेक्ट को अलग करने के, केवल सब्जेक्ट का खंडन। और प्रेडिकेट में आएंगे, देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया ना आपको कि वर्ब का जो शुरुआत है यही प्रेडिकेट है। वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इसको कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब देख रहे हैं फिर यहाँ मैंने इंगित किया है ऑब्जेक्ट में वर्ब अर्थात क्रिया, ऑब्जेक्ट, कर्म, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्या अर्थ होता है कॉम्प्लीमेंट का, पूरक। अब देखिए ऑब्जेक्ट दो प्रकार का, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, दो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कर्म होता है और प्रत्यक्ष कर्म। तो ऑब्जेक्ट भी कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। तो सेंटेंस का मैंने बंटवारा कर दिया, मैंने इसको बता दिया कि हाँ ये कैसे होगा। अब इसके बाद देखते हैं आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डिवाइड कैसे होगा। देखिए यहाँ पे टेबल फर्स्ट मैंने लिखा है, मैंने बताया कि आपके इसमें कई प्रकार के टेबल हैं। तो देखिए आपका मुख्य जो टेबल है, फर्स्ट आपका देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अलग किया गया है। तो सब्जेक्ट है प्रेडिकेट, सब्जेक्ट आपके से मोहन, और प्रेडिकेट आपको लिखा है जंप। मैंने कहा कि जहां से वर्ब का शुरुआत होगा वही आपका प्रेडिकेट होगा। तो मोहन जंप्स, तो सब्जेक्ट आपका देखिए सिंगल एक है, मोहन है, और दूसरे वाले में ही सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट अर्थात वर्ब क्या है आपका रीड्स। अब देखिए प्रेडिकेट पार्ट को विशेष आप ध्यान नहीं देंगे, अब आप केवल क्या क्या इस पर ध्यान देंगे, केवल आपको सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। देखिए मैं कितने प्रकार के आपको सब्जेक्ट को मैंने बताया है। टेबल 2 में देखिए दिया है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, दो दिख रहे हैं यहाँ पर। सब्जेक्ट के बाद में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को कितने खंड में किया गया है। देखिए क्वालिफायर है और ये आपका क्या है, हेडवर्ड, ये क्वालिफायर, ये हेडवर्ड। तो क्वालिफायर हेडवर्ड में आप ध्यान देंगे, जैसे क्वालिफायर कौन है और हेडवर्ड कौन है। तो अब इसमें जैसे ये हमारा क्वालिफायर है और हेडवर्ड जैसे यहाँ पे है बॉय हो गया, और उसके बाद में ये आपको क्वालिफायर बॉय हेडवर्ड हो गया, लेकिन प्रेडिकेट आप रहे हैं। तो मैं किसका खंडन कर रहा हूँ, सब्जेक्ट का। आयन आउल, अब आउल में देख रहे हैं आयन आपका क्वालिफायर हो गया, आउल क्या हो गया, हेडवर्ड। बाकी जो वर्ब है अपने साथ में लगा हुआ है। इसका जब सार्थक अर्थ निकालेंगे, बॉय रैन, एक लड़का दौड़ा, एंड आउल फ्लू, एक उल्लू उड़ गया। टेबल थर्ड में जब आप उसको देखेंगे, अब देख रहे हैं कि इसी सब्जेक्ट का 3 खंड है। देख रहे हैं कौन कौन है सब्जेक्ट में, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड। कौन कौन है, हो सकता है आपको व्हाइट बोर्ड न दिखाई समझ में आ रहा होगा, तो देखिए मैं बोल भी रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। ये आपका डिटरमाइनर है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये हेडवर्ड है। तो अब देख रहे हैं कि इसके बाद में एक बीच में लाइन, इसका मतलब ये सब्जेक्ट का अंग है, ये प्रेडिकेट का। तो प्रेडिकेट के मैंने आपको नहीं केवल सब्जेक्ट बताया है। अब देखिए डिटरमाइनर जैसे ए, एडजेक्टिव आपका फाइट, हेडवर्ड मैन, ए फाइट मैन रैन, एक मोटा आदमी दौड़ा। द कनिंग क्रो फ्लू, अर्थात कह रहे हैं कि धूर्त कौवा उड़ गया। तो देखिए बात यहाँ पे अर्थ की नहीं है, बात ये देखना है कि हमारे डिटरमाइनर हमारा ए है और उसके नीचे वाले द है। एडजेक्टिव हमारा फाइट है, फाइट माने मोटा, और कनिंग हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। मैन और क्रो दोनों हेडवर्ड है, अर्थात मैन की विशेषता फाइट कर रहा है और सीमित क्या कर रहा है, ए। क्रो की विशेषता कनिंग कर रहा है और सीमित क्या कर रहा है, द। ये सब्जेक्ट आपके हैं। देखिए ये अकेले ही था, यहाँ 2 खंड हुए, इसमें 1 2 3 खंड हुए। अब चौथे टेबल में देखिए क्या है, चौथे टेबल में देख रहे हैं डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज, 4 हो गए, इसमें 4 बढ़ गए। एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमाइनर से द, माने कह रहे हैं कि सब्जेक्ट को 4 खंडों में, माने इतना बड़ा भी सब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट यही गौर करेंगे, इतना बड़ा भी सब्जेक्ट होगा। द ओल्ड मैन विथ अ स्टिक,
द ओल्ड मैन विथ अ स्टिक, बूढ़ा आदमी छड़ी के साथ फेल डाउन, गिर पड़ा। तो फेल डाउन तो आपका प्रेडिकेट उससे हमसे लेना देना नहीं, मैं तो सब्जेक्ट बता रहा हूँ। तो सब्जेक्ट आपका करेंगे 1 2 3 4, 1 था 2 था, इसमें 3 है, इसमें 4 हो गया। इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद जब यहाँ पे आएंगे टेबल 5 में, जब टेबल 5 में आएंगे तभी विशेष ध्यान देंगे। टेबल 5 में सब्जेक्ट देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 है, जैसे इसमें अकेले था टेबल फर्स्ट में। लेकिन सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है जिरंड। क्या लिखा है स्टूडेंट, ये जिरंड है। तो जिरंड में यहाँ लिखे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से आपका जिरंड बनता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने जिरंड बनता है। जैसे जब हिंदी क्रिया में नानी ने लगता है तो उसी को जिरंड कहते हैं। तो इंग्लिश क्रिया में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। जैसे कहा है कि इसमें देखिए वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज का अर्थ होगा कि टहलना अच्छा व्यायाम होता है। अच्छा कुछ स्टूडेंट सोचेंगे वॉकिंग है क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है तो इसके बाद में लगाएं, क्योंकि जब सेंटेंस को सेट करते हैं, जब सेट करने पर हमारे दिमाग में यही होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इज एमआर के बाद लगाए माने इसके बाद। लेकिन ये भी ध्यान देना सेंटेंस को सेट करिए, हो सकता है जिरंड हो और जिरंड सब्जेक्ट के पोजीशन पे हो तो उसको पहले आईएनजी जब यहाँ रखेंगे तो यह आपका नाउन का काम करेगा। तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। दूसरा क्या है, स्मोकिंग इज हार्मफुल, अर्थात धूम्रपान हानिकारक होता है। तो आप देख रहे हैं कि स्मोकिंग लिखा हुआ है तो आप इसे बिल्कुल घबराइए नहीं, ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट है। और बाकी प्रेडिकेट पार्ट में इससे शुरू है, मैंने कहा कि वर्ब से शुरुआत होगा। कोई भी इसे कहा है कि सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है, देखना ना शब्द आ रहा है, सीइंग इज बिलीविंग। तो आपका सीइंग क्या है, सब्जेक्ट हो गया, इज बिलीविंग आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो ये देखिए केवल एक ही वर्ड का है, एक ही शब्द का, इसमें और भी हो सकता है। वॉकिंग ऑन द रोड भी हो सकता है, वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग इन द ग्राउंड, वॉकिंग इन द गार्डन। ये अगर यहाँ बढ़ जाए तो भी आपका सब्जेक्ट ही माना जाएगा। और देखिए टेबल 6 में आ जाइए, टेबल 6 में क्या लिखा है, सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब, सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब। अब इसके बाद तब प्रेडिकेट है तो 2 प्लस वर्ब क्या है, इसमें भी वही नानी ने की बात आती है, अर्थात वर्ब से पहले अगर 2 जुड़ जाता है, वर्ड से पहले अगर 2 जुड़ जाता है तो हमारा इंफिनिटिव होता है। इसका अर्थ नानी में क्या अर्थ में होगा, टूअर इज ह्यूमन। और टूअर इज ह्यूमन का अर्थ क्या होता है, गलती करना मनुष्य का काम होता है, अर्थात गलती मनुष्य से ही होती है। तो ये हमारा जब सेंटेंस में पहले अगर शुरुआत में हो रहा है कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे टू फॉरगेट इज डिवाइन, अर्थात फॉरगिव माने माफ करना, इज डिवाइन होता है, दिव्य होता है, ईश्वरीय गुण होता है किसी चीज को माफ करना। अब देख रहे टू फॉरगिव हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन नाउन के पोजीशन पे है। तो हेल्पिंग वर्ब जहां से आएगा हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। तो इससे आप घबराइएगा नहीं टेबल 5 और 6 से। आइए टेबल 7 में हम देखते हैं। टेबल 7 में हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। इसमें भी 2 ही सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट का कोई खंडन नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सब्जेक्ट आपका है ईट और एक सब्जेक्ट आपका है देयर। क्योंकि आप लोगों को मैंने ट्रांसलेट में ईट का प्रयोग बताया है, देयर का प्रयोग बताया है। ईट का प्रयोग वहां होता है जहां सर्दी वर्षा ऋतु मौसम दिन पहर जहां प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन होता है वहां पे ईट का प्रयोग करते हैं। और ईट जो होता है सजीव निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, समय के लिए किया जाता है, दिन के लिए पहर के लिए किया जाता है। तो ये जब आप लोग ट्रांसलेट बनाते हैं जैसे डजेंट का प्रयोग है तो ही सी ईट, तो ईट आया कहां से, यही ईट है। तो ईट जो है सब्जेक्ट के रूप में स्टैंड है, तो सेंटेंस में जब आएगा तो ईट पहले लिख सकते हैं, इट इज हॉट टुडे, आज गर्म है, इट इज हॉट टुडे, आज गर्म है। बहुत छोटा सेंटेंस है। और देयर के रूप में भी आता है, जब देयर का प्रयोग करते हैं, जब कहीं किसी चीज का होना या ना होना पाया जाता है तो देयर का प्रयोग करते हैं। और इस देयर का कुछ भी अर्थ नहीं है, केवल इंट्रोडक्टरी है, परिचय कराने वाला है, इसको डमी समझते हैं, ईट को भी समझते हैं और देयर को, क्योंकि डमी माने क्या होता है, धोख। अगर खेत में धोख खड़ा कर दे तो उसका कोई वजूद नहीं है। नीलगाय भी देखता है तो उसको एक बार क्या करता है, रगड़ते हुए चला जाता है। वैसे ईट और देयर का कोई वजूद नहीं है, केवल इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक माने सब्जेक्ट को धोख की तरह इसको खड़ा किया गया है। जैसे देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसा नहीं कि देयर माने वहां कोई समस्या नहीं है, कुछ भी है। देयर का प्रयोग से कहा मेरी जेब में 2 कलम है, तो आप सीधा ट्रांसलेट कर सकते हैं, देयर आर 2 पेन्स इन माय पॉकेट।
तो देयर जब भी आएगा इंट्रोडक्टरी परिचय कराने वाला होता है, इट को हम डमी कहते हैं। और डमी का मतलब क्या होता है, धोख भी कह सकते हैं, कभी कभी कहते हैं डमी कैंडिडेट चुनाव में लड़ाए जा रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, वोट कटवा उनको बोला जाता है। तो ये सब वैसे ही माने कहा यूज किए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मैं यहाँ पढ़ा रहा था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जो आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैंने बताया, तो आज मैं केवल इतना ही आपको बताया, सब्जेक्ट का केवल डिवाइड करना था, सेपरेट करना था। सब्जेक्ट आपको 7 तालिका मैंने बताया। आप अपनी बुक से राजू प्रकाशन, चित्रा प्रकाशन, जो भी बुक होगी, आप अगर इसको शायद गौर से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब ये टेबल समाप्त हो जाता है तो वही सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अलग करने को कहता है। और फिर इसके बाद में कभी कभी डिटरमाइनर या हेड वर्ड ये सब पूछता है, तो आप उसको एक्सरसाइज जरूर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो पुनः मिलेंगे।